हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, दिस इज लेक्चर नंबर 15 ऑफ आवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम। एंड आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एमरजेंसी प्रोविजंस। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन की। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इमरजेंसी प्रोविजंस ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? आर्टिकल नंबर 352 से लेके आर्टिकल नंबर 360। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आता है कि इमरजेंसी प्रोविजंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, इनको क्यों इंसर्ट किया गया है। तो देखिए, इमरजेंसी प्रोविजंस सेंट्रल गवर्नमेंट को इनेबल करते हैं टू मीट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन इफेक्टिवली। किसको इनेबल किया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को इनेबल किया गया है कि अगर कोई एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट होती है तो आप उसको इफेक्टिवली डील कर सको, टू सेफगार्ड द सोवेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, द पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, सबसे यूनिक फीचर क्या है इमरजेंसी प्रोविजंस का कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल। सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सेंटर के कंट्रोल में चली जाती हैं। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? यूनिटरी स्ट्रक्चर में। एंड इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड भी नहीं करना है। विदाउट एनी फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? यूनिटरी। क्यों? बिकॉज सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। तो दिस इज यूनिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब हम बात करते हैं कि इमरजेंसी कितने टाइप की होती है। तो भाई, टोटल 3 टाइप्स की इमरजेंसी होती है। नंबर 1 इज नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 352। अब देखिए, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे भी नेशनल इमरजेंसी वर्ड यूज नहीं किया गया है। क्या वर्ड यूज किया गया है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ओके। सेकेंड टाइप की इमरजेंसी आती है स्टेट इमरजेंसी, या फिर प्रेसिडेंट रूल, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कहां पे मिलेगी? आर्टिकल नंबर 356, 356। अब देखो, स्टेट इमरजेंसी के लिए, प्रेसिडेंट रूल के लिए इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी वर्ड यूज नहीं किया गया है। तो क्या यूज किया गया है? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ये चीज यूज की गई है, ध्यान रखना। एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 360। तो ये 3 टाइप की इमरजेंसी होती हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब डिटेल में इनको देखते हैं कि क्या ग्राउंड्स हैं एंड क्या फीचर्स वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 352 की। ओके, अब देखो, व्हाट आर द ग्राउंड्स, किन ग्राउंड्स पे नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है। ग्राउंड्स इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, तो प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी व्हेन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, या किसी पार्ट की सिक्योरिटी थ्रेटन्ड है बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलन। तो भाई, यहां पे 3 ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं। नंबर 1 इज वॉर, नंबर 2 इज एक्सटर्नल एग्रेशन, नंबर 3 इज आर्म्ड रिबेलन। अब देखो, अगर इमरजेंसी डिक्लेयर होती है ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, उसको कहा जाएगा एक्सटर्नल इमरजेंसी। ओके। एंड अगर
आर्म्ड रिबेलन के ग्राउंड पे इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है उसको कहा जाएगा इंटरनल इमरजेंसी। याद है 1975 वो क्या था? इंटरनल इमरजेंसी। ओके, अब देखो, पहले एक ग्राउंड था इंटरनल डिस्टरबेंस, बट बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इसकी जगह नया ग्राउंड ऐड किया। वो क्या था? आर्म्ड रिबेलन। ओके, तो जो 1975 वाली इमरजेंसी थी वो किस ग्राउंड पे डिक्लेयर हुई थी? इंटरनल डिस्टरबेंस के ग्राउंड पे डिक्लेयर हुई थी। बट आफ्टर 44th अमेंडमेंट एक्ट इस ग्राउंड को चेंज कर दिया। अभी क्या ग्राउंड है? आर्म्ड रिबेलन। ओके, अब देखो यहां पे क्या वर्ड यूज किया गया है? थ्रेटन्ड। तो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इवन बिफोर द एक्चुअल अक्रेंस। अगर लगता है कि डेंजर है तो आप एक्चुअल अक्रेंस से पहले ही डिक्लेयर कर सकते हो। इस चीज को ध्यान रखना। ओके, और ऐसा जरूरी नहीं कि एक टाइम पे एक ही ग्राउंड पे आप प्रोक्लेमेशन इश्यू कर सकते हो। नहीं, द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो इश्यू डिफरेंट प्रोक्लेमेशन एंड दिस वॉज एडेड बाय 38 अमेंडमेंट एक्ट। अब देखो ये जो इमरजेंसी वाला चैप्टर है ना, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, फीचर्स हैं, सेफगार्ड्स हैं। अब बहुत सारे सेफगार्ड्स बाय अमेंडमेंट ऐड किए हैं, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा सेफगार्ड ऐड किया गया है, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। तो इन सबको आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो हमने अभी तक क्या देखा कि क्या ग्राउंड्स हैं डिक्लेरेशन के? तो 3 ग्राउंड्स हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलन। ओके, अब आता है टेरिटोरियल एक्सटेंट, मींस कितने एरिया पे लगेगी। देखिए नेशनल इमरजेंसी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा पूरी टेरिटरी पे लगेगी। ओके, इट मे बी एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री और ओनली अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो पूरी कंट्री के लिए भी हो सकती है या किसी पार्ट के लिए भी हो सकती है। एंड दिस वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 प्रेसिडेंट टू लिमिट द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी टू अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया। तो अगर मान लो कि नॉर्थ ईस्ट में इश्यू है तो आप केवल वहीं पे लगाइए, है ना। तो दिस इज टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अब हम बात करते हैं क्या प्रोसीजर है और क्या सेफगार्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। तो भाई सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? कंकरेंस ऑफ कैबिनेट। तो प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटर्न रिकमेंडेशन। वर्बल नहीं चलेगा, रिटर्न रिकमेंडेशन होनी चाहिए किसकी? कैबिनेट की, नॉट प्राइम मिनिस्टर। ये सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट तभी प्रोक्लेम कर सकते हैं आफ्टर रिसीविंग अ रिटर्न रिकमेंडेशन फ्रॉम कैबिनेट एंड दिस सेफगार्ड वाज एडेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। देखिए जो 1975 की इमरजेंसी थी वो प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम की किस बेसिस पे? प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दी थी, कैबिनेट को तो पता ही नहीं था, इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद पता चला। तो ये सेफगार्ड ऐड किया गया कि किसी एक पर्सन की सहमति से इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए। ओके, तो पूरी कैबिनेट रिकमेंड करे वो भी रिटर्न में, तभी जाके प्रेसिडेंट इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं। एंड दिस सेफगार्ड वाज एडेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। ओके, अब प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया कि भाई इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। अब उसके बाद पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना जरूरी है। ओके, तो द प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस। ठीक है, तो यहां पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा। विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आपको अप्रूवल करवाना पड़ेगा। देखिए अर्लियर ये जो पीरियड था ये 2 महीने का था, 2 मंथ्स। ओके, बट बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट इसको कर दिया है 1 मंथ। ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इश्यू बाय स्पेशल मेजोरिटी। टाइप 2 मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ
टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखिए अर्लियर इट वाज सिंपल मेजोरिटी, बट इसको बाद में चेंज किया स्पेशल मेजोरिटी। तो ये सब सेफगार्ड्स ऐड किए गए। तो दोनों हाउस से आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा विद इन 1 मंथ। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि इमरजेंसी प्रोक्लेम आपने कर दी है, ओके, एंड ये जो 1 मंथ का पीरियड है इसमें राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया है बट लोकसभा ने नहीं किया है। क्यों? या तो वो सेशन में नहीं है या वो डिजोल्व हो चुकी है। तब क्या करें? तो देखिए उस कंडीशन में प्रोक्लेमेशन सर्वाइव्स until 30 days from first sitting of लोकसभा आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो भाई लोकसभा जब रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तो उससे 30 डेज हमें काउंट करने होंगे, तब तक ये जो प्रोक्लेमेशन है ये सर्वाइव करेगा। ओके, बट द थिंग इज राज्यसभा को अप्रूव करना पड़ेगा। अगर इन्होंने मना कर दिया तो कहानी खत्म हो गई। ओके, सो दिस इज अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट। अब आता है ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी, कितनी ड्यूरेशन हो सकती है? तो देखिए इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस, दोनों हाउस ने अप्रूव कर दिया तो इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो 6 मंथ के लिए एक्सटेंड होगी, कंटिन्यू होगी। ओके, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड टू इनडेफिनेट पीरियड विद अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 मंथ। तो देखिए हर 6 महीने में आपको फिर से अप्रूव करना होगा इसका कॉन्टिन्यूएशन। ओके, तो इस तरह से आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए इमरजेंसी को एक्सटेंड कर सकते हो। तो देखिए ये जो सेफगार्ड है ये ऐड किया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट कि आपको पीरियोडिक अप्रूवल लेना पड़ेगा। पहले क्या था, एक बार अप्रूव होगी तो जब तक एग्जीक्यूटिव चाहेंगे वो कंटिन्यू रहेगी। तो अगेन ये एक सेफगार्ड है। और इसमें भी वही चीज है कि अगर लोकसभा नहीं है, ठीक है, या डिजोल्व हो चुकी है, सेशन में नहीं है, तो 30 डेज, ओके, 30 डेज फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन, प्रोवाइडेड राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया है। ओके, तो दिस इज ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी। तो यहां पे पीरियोडिक अप्रूवल आपको लेना होगा और इस तरह से इनडेफिनेट पीरियड के लिए नेशनल इमरजेंसी को एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके, अब देखो कौन सी मेजोरिटी यहां पे यूज होगी? तो यहां पे बेसिकली स्पेशल मेजोरिटी यूज होगी। एवरी रिजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन और इट्स कॉन्टिन्यूएंस, इन दोनों ही केसेस में स्पेशल मेजोरिटी यूज होती है 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। अब देखो रिवोकेशन कैसे होगा, आप किस तरह से हटा सकते हो नेशनल इमरजेंसी को? तो पहला प्रोविजन तो यह कि प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, तो प्रेसिडेंट की जब इच्छा हो आप इमरजेंसी को हटा सकते हो। अब देखिए ये जो वर्ड यूज किया गया है प्रेसिडेंट, इन रियलिटी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। बिकॉज इनकी एड एंड एडवाइस पे आपको काम करना होता है। ओके, तो प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन आप हटा सकते हो। तो ये तो पहला तरीका हो गया। अब सेकंड जो मेथड है वो लोकसभा को पावर मिली हुई है कि प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक अ प्रोक्लेमेशन इफ लोकसभा पासेस अ रिजोल्यूशन। तो पहले ये पावर लोकसभा के पास नहीं थी, लेकिन बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ये पावर दी गई। ठीक है, तो अगर लोकसभा एक रिजोल्यूशन पास करती है डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन, तो फिर प्रेसिडेंट को रिवोक करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा देखिए अगर 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर हाउस सेशन में है तो स्पीकर को नोटिस देना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो प्रेसिडेंट को नोटिस देना पड़ेगा, रिटर्न नोटिस। ठीक है, तो अगर 1/10 मेंबर रिटर्न नोटिस देते हैं देन स्पेशल सिटिंग should be held within 14 days for the purpose of considering a resolution disapproving the continuation। ठीक है,
तो अगर 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा अगर वो रिटर्न नोटिस देते हैं स्पीकर को या प्रेसिडेंट को, डिपेंडिंग की क्या सिचुएशन है, तो स्पेशल सिटिंग आपको करनी पड़ेगी विद इन 14 डेज। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? पर्पज ऑफ कंसिडरिंग अ रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द कॉन्टिन्यूएशन। और देखिए यहां पे कौन सी मेजोरिटी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी। तो इंपोज करना डिफिकल्ट है बट रिवोक करना आसान है, क्योंकि वहां पे स्पेशल मेजोरिटी यूज होती है और यहां पे सिंपल मेजोरिटी यूज होती है। और आप ये भी देख सकते हैं कि अप्रूवल के टाइम पे दोनों हाउस का अप्रूवल चाहिए, लोकसभा एंड राज्यसभा। बट रिवोकेशन के टाइम पे राज्यसभा का रोल नहीं है, प्रेसिडेंट या फिर लोकसभा। तो ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। ओके, सो दिस इज रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अब देखो जब नेशनल इमरजेंसी लग गई तो इसके इफेक्ट क्या होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो भाई जो एग्जीक्यूटिव है उन पे क्या फर्क पड़ेगा, जो लेजिस्लेचर है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। ओके, तो भाई देखो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर एक्सटेंड्स टू डायरेक्टिंग एनी स्टेट रिगार्डिंग द मैनर इन विच इट्स executive power is to be exercised. Center becomes entitled to give executive direction to a state on any matter. देखिए हमने देखा था कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे सेंटर स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है कि इस तरह से आपको एक्ट करना है। बट जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी मैटर पे डायरेक्ट कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, और आपको उसको कॉम्प्लाई करना पड़ेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट आर ब्रॉट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर। उनको सस्पेंड नहीं किया गया है, वो एग्जिस्ट करती हैं, बट उनको कॉम्प्लाई करना पड़ेगा एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो किसी भी मैटर पे आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, भले ही वो स्टेट लिस्ट वाला आइटम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए हम कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स आ जाती हैं। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं हुई है बट कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंटर आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब जो लेजिस्लेचर है उसमें क्या होगा? तो भाई हमने पहले क्या देखा था कि यूनियन लिस्ट है, उस पर कौन लॉ बनाएगा? पार्लियामेंट। इन नॉर्मल सिचुएशन स्टेट लिस्ट पे कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। बट ये तो एबनॉर्मल सिचुएशन है, तो भाई पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के किसी भी आइटम पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट लिस्ट के आइटम पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकती है, वो भी बना सकती है, बट ओवर राइडिंग पावर किसकी होगी? पार्लियामेंट की। ओके, तो अगेन जो स्टेट असेंबली है उसको सस्पेंड नहीं किया गया है, वो काम कर सकती है, बट इट बिकम्स सब्जेक्ट टू द ओवर राइडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल करेंगे इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, पार्लियामेंट्री लॉ विल प्रिवेल। तो हम कह सकते हैं कि द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स वो सस्पेंड हो गया, क्योंकि अब ओवरराइडिंग पावर है। पहले क्या है? अपने अपने डोमेन में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, दो द स्टेट लेजिस्लेचर दे आर नॉट सस्पेंडेड। तो लेजिस्लेचर सस्पेंडेड नहीं है, बट ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसको सस्पेंड किया गया है। ओके, अब देखो इमरजेंसी के टाइम पे अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है ऑन स्टेट लिस्ट आइटम, तो वो कब तक वैलिड होगा ये देख लेते हैं। बिकम इनऑपरेटिव 6 months आफ्टर इमरजेंसी हैज सीजेस टू ऑपरेट। तो जैसे ही इमरजेंसी एंड हुई उसके बाद मैक्सिमम 6 month, उसके बाद ये लॉ इनऑपरेटिव हो जाएंगे। इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, एंड देखिए अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट कैन इश्यू ऑर्डिनेंसेस ऑन द स्टेट सब्जेक्ट ऑल्सो। ओके,
तो ऑर्डिनेंसेस भी पास किए जा सकते हैं, इशू किए जा सकते हैं। तो ये है लेजिस्लेचर। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे सस्पेंड नहीं हुई है ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट और ना ही लेजिस्लेचर, बट ओवरराइडिंग पावर किसको मिल गई? सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को। अब थर्ड वन है फाइनेंशियल रिलेशंस। अच्छा, यहां पे 2 पॉइंट और हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिए, जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो पार्लियामेंट कैन कन्फर पावर एंड इम्पोज ड्यूटीज अपॉन द सेंटर। तो भाई अगर स्टेट लिस्ट पे लॉ बना है तो कायदे से तो जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है वो इंप्लीमेंट करते हैं, बट पार्लियामेंट ये पावर कन्फर कर सकती है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके ऑफिसर्स को, उसकी अथॉरिटीज को, इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स आउटसाइड द यूनियन लिस्ट इन ऑर्डर टू कैरी आउट द लॉज मेड बाय इट अंडर इट्स एक्सटेंडेड जुरिडिक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ओके, तो पार्लियामेंट पावर, ड्यूटीज कन्फर कर सकती है, इंपोज कर सकती है अपॉन द सेंटर। ओके, अब देखो बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट क्या ऐड किया गया? टू कॉन्सिक्वेंसेज मेंशन्ड, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर extends not only to a state where the emergency is in operation but also to any other state। मान लो कि महाराष्ट्र में लग गई, महाराष्ट्र में लगाया गया है नेशनल इमरजेंसी, तो ये जो प्रोविजंस हैं, ये जो इफेक्ट्स हैं, ये केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं होंगे, ये किसी दूसरे स्टेट के लिए भी होंगे। ओके, नॉट ओनली टू ए स्टेट वेयर द इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन बट ऑल्सो टू एनी अदर स्टेट। क्योंकि हमने देखा था कि नेशनल इमरजेंसी आप पूरे इंडिया पे भी लगा सकते हो, किसी पर्टिकुलर पार्ट पे भी लगा सकते हो। तो अगर आपने पार्ट पे लगाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे इफेक्ट उसी पार्ट के लिए होंगे, बाकी स्टेट के लिए भी होंगे। दिस इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है फाइनेंशियल। तो भाई ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। कैन ईदर रिड्यूस और कैंसिल द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंसेस फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। तो जो भी फाइनेंसेस का ट्रांसफर है आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो। और देखिए जितने भी जितने भी मॉडिफिकेशन होंगे, such modification continues till the end of financial year। भाई क्योंकि अकाउंटिंग आपको करनी होती है, तो जितने भी मॉडिफिकेशन होंगे ये कब तक चलेंगे? टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। ओके, तो उसका फाइनेंशियल ईयर आपको देखना पड़ेगा। ओके, एंड एवरी सच ऑर्डर हैज टू बी लेड बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज फाइनेंशियल इफेक्ट। अब आता है इफेक्ट ऑन लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। तो भाई देखिए ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी लोकसभा और स्टेट असेंबली की जो लाइफ है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके, बट बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट्री लॉ बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, 1 ईयर एट ए टाइम। तो एक बार में 1 ईयर के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हो फॉर एनी लेंथ ऑफ द टाइम। मींस कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट एक बार में 1 साल के लिए ही बढ़ा पाओगे। ओके, तो द लाइफ ऑफ लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म। वो क्या है? 5 साल की है। ओके, अब देखो this extension cannot continue beyond a period of 6 months after the emergency has ceased to operate। तो जैसे ही इमरजेंसी एंड होती है उसके बाद 6 मंथ, बस उसके आगे आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज्ड टू ऑपरेट। ओके, तो ये तो बात हो गई लोकसभा की। अब स्टेट असेंबली में क्या होगा? सेम चीज है, पार्लियामेंट में एक्सटेंड। ये पावर भी पार्लियामेंट के पास है। देखिए स्टेट के पास पावर नहीं है, ये पावर भी पार्लियामेंट के पास है। मैं एक्सटेंड द नॉर्मल टेन्योर ऑफ स्टेट असेंबली जो कि 5 ईयर होता है बाय
1 ईयर ईच टाइम, ओके। एंड बाकी चीज सेम ही है कि 6 मंथ आफ्टर इमरजेंसी हैज सीज टू ऑपरेट, ओके। सो दिस इज इफेक्ट ऑन लाइफ ऑफ लोकसभा। अब जो फिफ्थ लोकसभा थी ना, तो उस टाइम पे जो टेन्योर था उसको एक्सटेंड किया 2 बार, है ना, 1 ईयर एट ए टाइम। ये चीज ध्यान रखना, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है फिफ्थ लोकसभा के केस में, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कहां पे दिया गया, आर्टिकल नंबर 358 एंड आर्टिकल नंबर 359। इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, आर्टिकल 358 डील्स विद सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19। तो इसका स्कोप लिमिटेड है केवल आर्टिकल 19। एंड जो आर्टिकल 359 है, इट डील्स विद सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो इसका स्कोप ब्रॉडर है, ओके। तो आर्टिकल 358 ओनली डील्स विद आर्टिकल 19 एंड 359 अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ओके। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया? अब बात करते हैं व्हाट इज देयर इन आर्टिकल 358, क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, आर्टिकल 19 में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एटसेट्रा। तो जैसे ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 दे आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। ऑटोमेटिक है, कुछ नहीं करना आपको, जैसे ही डिक्लेयर हुआ आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 दे आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। कोई सेपरेट ऑर्डर नहीं चाहिए होता है, ओके। एंड व्हेन द नेशनल इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट, तो ऑटोमेटिकली रिवाइव भी हो जाते हैं। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाता है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अब स्टेट के पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आर्टिकल 19 का। आप कोई भी लॉ बना सकते हो, आप कोई भी एक्शन ले सकते हो जो आर्टिकल 19 को वायलेट करता हो या उसको इन्फ्रिंज करता हो। एंड उस केस में देर इज नो रेमेडी अवेलेबल। वो एक्ट, वो लॉ चैलेंज नहीं होगा इन सुप्रीम कोर्ट, इन जुडिशरी। So this is the meaning of suspension of fundamental rights under Article 19. It means legislative and executive action taken during the emergency cannot be challenged even after the emergency ceases to operate. There is no remedy available. तो extraordinary effect होता है on fundamental right. Okay, there is no remedy available. अब देखो यहाँ पे कुछ सेफगार्ड हैं, वो क्या है? ये सेफगार्ड ऐड किए थे बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो भाई ये जो 6 फंडामेंटल राइट हैं, ये केवल तभी सस्पेंड होंगे जब इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, मींस एक्सटर्नल इमरजेंसी। तो उसी केस में ये पावर आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो अगर आर्म्ड रिबेलन में आप कर रहे हो तब आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड विद इमरजेंसी, केवल उन्हीं को प्रोटेक्शन मिला हुआ है फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड एंड नॉट अदर लॉज। तो ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड टू इमरजेंसी, उन्हीं को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, नॉट अदर लॉज, ओके। एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन ओनली अंडर सच ए लॉ इज प्रोटेक्टेड। तो जो लॉ बनाया गया है फॉर इमरजेंसी उसी को प्रोटेक्शन है, और उस लॉ के अंडर में जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो प्रोटेक्टेड है, नॉट अदर लॉज, ओके। दिस इज सेफगार्ड नंबर 2, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल नंबर 359 में इसको दिया हुआ है। तो देखिए, आर्टिकल 359 ऑथोराइजेज द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड right to move any court for the enforcement of fundamental rights during a national emergency। तो देखिए, आर्टिकल 19 तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, बट
आर्टिकल 2021 के अलावा जो दूसरे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड होता है। तो यहां पे राइट सस्पेंड नहीं हो रहे हैं। क्या सस्पेंड हो रहा है? राइट टू मूव एनी कोर्ट। अगर वायलेशन हो रहा है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो इन्फोर्समेंट यहां पे सस्पेंड हो रहा है। अब देखो वहां पे क्या था, ऑटोमेटिक सस्पेंशन था, बट यहां पे ऑटोमेटिक नहीं होगा। प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकालना पड़ेगा, उसमें स्पेसिफाई करना होगा कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट सस्पेंड होगा, कितने पीरियड के लिए होगा एंड कितने पार्ट के लिए होगा। तो ये तीनों चीजें स्पेसिफाई होंगी किसमें? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में। द सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट relates to only those fundamental rights that are specified in the presidential order, and such order should be laid before each house of parliament for approval. Okay, so ये चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी बाकी इसका इफेक्ट वही है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए हैं, स्पेसिफाई किए गए हैं, ठीक है, तो अगर वो वायलेट होते हैं तो कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है, कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है, वो चीज सेम है। अब देखो यहां पे भी सेफ गार्ड्स हैं और ये सेफ गार्ड एड किए बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। सबसे पहला क्या था? प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ एफआर गारंटीड बाय आर्टिकल 2021। तो 2021 का इन्फोर्समेंट सस्पेंड नहीं होगा, ये एक सेफ गार्ड है। बाकी सेकेंड सेफ गार्ड सेम है कि केवल वही लॉज प्रोटेक्टेड होंगे जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड है एंड उनसे जुड़े हुए एग्जीक्यूटिव एक्शन, केवल उन्हीं को प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके, सो दीज आर द सेफ गार्ड्स। अब देखो अगला पॉइंट है जुडिशियल रिव्यू। तो क्या नेशनल इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज्ड in a court on the ground of mala-fide or that the declaration was based on wholly irrelevant facts or is absurd। ठीक है, तो अगर मालाफाइड ग्राउंड से इररिलेवेंट फैक्ट्स के बेसिस पे आपने डिक्लेयर किया है तो उस केस में जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। दिस इज मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब देखो एक क्वेश्चन ये आता है कि आर्टिकल 358, 359 इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार समराइज करते हैं। देखिए आर्टिकल 358 इसका स्कोप लिमिटेड है आर्टिकल नंबर 19 तक ही, है ना, आर्टिकल 19। जबकि यहां पे वो राइट्स जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में स्पेसिफाई किए गए हैं अदर देन 2021। ओके, यहां पे ऑटोमेटिक सस्पेंशन है बट यहां पे ऑटोमेटिक नहीं है, प्रेसिडेंट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओके, ये केवल और केवल एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में ही हो सकता है, जबकि यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, बोथ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अब देखो इंटायर ड्यूरेशन के लिए आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है, एक्सटेंड्स टू एंटायर कंट्री, बट यहां पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में क्या पीरियड स्पेसिफाई किया गया है और मे एक्सटेंड टू इंटायर और पार्ट ऑफ इट। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं बिटवीन 358 एंड 359 जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब अगला आता है प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल नंबर 356। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफी बार इसका मिसयूज देखा गया है, हालांकि अभी इतना नहीं होता है बट पहले काफी इसका मिसयूज होता था। तो भाई देखिए स्टेट इमरजेंसी ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंट रूल और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ठीक है, अलग अलग नाम है इनके। एंड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द वर्ड इमरजेंसी। क्या यूज किया गया है? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब ग्राउंड्स क्या है, किन ग्राउंड्स पे इंपोज किया जाता है? तो भाई सबसे पहले आर्टिकल 355 आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आर्टिकल 355 इंपोजेज अ ड्यूटी ऑन सेंटर। क्या ड्यूटी है? टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई ये
सेंटर की ड्यूटी है इंश्योर करना कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन चले। ठीक है, ये ड्यूटी किसकी है? सेंटर की ड्यूटी है इंश्योर करना। ओके, ये चीज ध्यान रखो। अब देखो, प्रेसिडेंट रूल दो ग्राउंड पर लग सकता है। पहला ग्राउंड तो मेंशन किया गया है आर्टिकल 356 में, और दूसरा ग्राउंड है 365 में। आर्टिकल 356 में क्या लिखा हुआ है? प्रेसिडेंट कैन इश्यू अ प्रोक्लेमेशन इफ ही इज सेटिस्फाइड। तो प्रेसिडेंशियल सेटिस्फेक्शन, अगेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उसकी बात हो रही है। दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड क्योंकि ये तो ड्यूटी है अंडर 355, सेंटर की ड्यूटी है कि आप इंश्योर करो। बट अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड प्रेसिडेंट कैन एक्ट ईदर ऑन ए रिपोर्ट ऑफ गवर्नर या फिर अदरवाइज। तो केवल गवर्नर की रिपोर्ट पे आप एक्ट नहीं करोगे, अदरवाइज भी आप एक्शन ले सकते हो। तो इसका लिंक किसके साथ है? आर्टिकल 355 के साथ है। अब जो सेकंड जो ग्राउंड है वो कहां पे दिया हुआ है? 365 में। देखो, व्हेनेवर ए स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर ने अगर आपको डायरेक्शन दी है और आप उसको कंप्लाई नहीं कर रहे हो, उस केस में इट विल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट टू होल्ड दैट सिचुएशन हैज अराइजन इन विच गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं करता है, तो वो भी एक ग्राउंड है प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने का। ओके, तो दो ग्राउंड है, एक दिया हुआ है 356 में और दूसरा दिया हुआ है 365 में। जो 356 वाला ग्राउंड है उसका लिंक आपको मिलेगा 355 में। ओके, और इसीलिए कहा जाता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, उस केस में इस इमरजेंसी को इंपोज किया जाता है। सो दिस इज प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल नंबर 356। अब देखो यहां पे क्या प्रोसीजर है, सेफगार्ड है, वो देख लेते हैं। भाई ड्यूरेशन क्या होगी? इफ अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउस को अप्रूव करना पड़ेगा। द प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने के लिए कंटिन्यू होता है। ओके, 6 मंथ के लिए कंटिन्यू होगा। कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। तो इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्या था? इनडेफिनेट पीरियड के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हो, बट यहां पे मैक्सिमम पीरियड कितना है? 3 साल का, 3 years, विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ। ठीक है, तो यहां पे भी पीरियोडिक अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। मैक्सिमम पीरियड क्या है? 3 years का पीरियड है। ओके, हाउएवर अगेन वही चीज है कि अगर मान लो जब प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है, लोकसभा सेशन में नहीं है या डिजोल्व हो चुकी है एंड राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया है, तब क्या चीज होगी? प्रोक्लेमेशन सर्वाइव्स अंटिल 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा। ओके, तो ये हो जाएगी ड्यूरेशन। और देखो इसमें मेजोरिटी क्या होती है? एवरी रिजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल और इट्स कंटिन्यूएशन कैन बी पास्ड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली बाय सिंपल मेजोरिटी। तो देखिए, जब अप्रूवल हो रहा है तब भी सिंपल मेजोरिटी, जब कंटिन्यू करने के लिए आप अप्रूवल ले रहे हो तब भी सिंपल मेजोरिटी। वहां पे क्या था? वहां पे था स्पेशल मेजोरिटी। तो ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। ओके, ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। अब देखो यहां पे एक पॉइंट और है, हमने नेशनल इमरजेंसी में देखा था कि प्रोक्लेमेशन जो है विद इन 30 days, 1 महीने के अंदर दोनों हाउस को अप्रूव करना पड़ेगा। और यहां पे वो ड्यूरेशन क्या है? 2 months। ओके, तो 2 महीने के अंदर दोनों हाउसेस को अप्रूव करना होता है। ये एक डिफरेंस है और इस चीज को ध्यान रखना। ओके, तो ड्यूरेशन एंड मेजोरिटी हो गया। अब अगला क्या है? सेफगार्ड। देखिए, बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट एक सेफगार्ड ऐड किया
कि बियॉन्ड 1 year द प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months एट अ टाइम ओनली व्हेन 2 conditions आर फुलफिल्ड। तो मैक्सिमम पीरियड क्या है? 3 years। तो अगर 1 साल से ज्यादा आपको एक्सटेंड करना है बियॉन्ड 1 year, तब 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, पहला क्या है? अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन इन होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट। तो नेशनल इमरजेंसी लगी होनी चाहिए, तभी आप एक्सटेंड कर सकते हो बियॉन्ड पीरियड ऑफ 1 year। सेकेंड, इलेक्शन कमीशन को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि जनरल इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट कैन नॉट बी हेल्ड। आप इलेक्शंस नहीं करवा सकते हो बिकॉज डिफिकल्टीज हैं। तो ये दोनों कंडीशंस मीट होनी चाहिए, तभी ये जो एक्सटेंशन है ये हो सकता है बियॉन्ड पीरियड ऑफ 1 year। ओके, और 6 month का ही अप्रूवल मिलेगा। अगेन आपको अप्रूवल करवाना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना, पीरियोडिक अप्रूवल वाली बात है। ओके, तो ये एक सेफगार्ड है। अब आता है रिवोकेशन। तो भाई रिवोकेशन की पावर प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। ठीक है, किसी भी तरह का पार्लियामेंट्री अप्रूवल हमें नहीं चाहिए होता है इन केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल रिवोकेशन। ये पावर प्रेसिडेंट को दी गई है। ठीक है, वहां पे क्या था? लोकसभा के पास पावर थी प्लस प्रेसिडेंट, वो तो है ही सही। यहां पे केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास पावर है। अब बात आती है कॉन्सिक्वेंसेस की, भाई क्या होगा? तो देखिए, प्रेसिडेंट रूल क्यों कहते हैं? बिकॉज प्रेसिडेंट अक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। किस तरह की पावर्स आएंगी? कैन टेक अप द फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के सारे फंक्शंस प्रेसिडेंट ले सकते हैं। पावर्स वेस्टेड इन द गवर्नमेंट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट। मतलब पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट किसके पास होगी? प्रेसिडेंट के पास होगी। कैन डिक्लेयर दैट पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर टू बी एक्सरसाइज बाय पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बना सकती है, ये प्रेसिडेंट के पास पावर होगी। कैन टेक ऑल अदर नेसेसरी स्टेप्स इंक्लूडिंग सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू एनीबडी और एनी अथॉरिटी इन द स्टेट। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ गई हैं किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। तो भाई जब प्रेसिडेंट के पास पूरी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, तो भाई दो गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती किसी स्टेट में। तो जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगता है, प्रेसिडेंट डिसमिसेस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। तो इनको डिसमिस कर दिया जाता है। ओके, तो डिसमिस कर दिया, तो अब रूल कौन करेगा? कौन गवर्न करेगा? तो भाई स्टेट गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि स्टेट गवर्नर कैरीज ऑन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और द एडवाइजर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसीलिए इसको प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। ओके, जहां तक असेंबली की बात है, आइदर उसको सस्पेंड किया जाएगा और डिसॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। देखिए, डिसॉल्व मतलब फिर से इलेक्शन होंगे फिर बाद में। ओके, प्रेसिडेंट आइदर सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट असेंबली। ओके, एंड जो पार्लियामेंट है वो पास करेगी स्टेट बिल्स को एंड स्टेट बजट को। तो यहां पे प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ जाती हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो वहां पे क्या था? वहां पे सस्पेंशन नहीं था, भले ही वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो, जबकि यहां पे जो एग्जीक्यूटिव है उनको डिसमिस कर दिया गया है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, उसको डिसमिस किया गया है। एंड जो असेंबली है उसको या तो सस्पेंड किया जाएगा या फिर डिसॉल्व किया जाएगा। ओके, अब देखो यहां पे कुछ और भी प्रोविजंस हैं कि व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज सस्पेंडेड और डिसॉल्व। तो स्टेट लेजिस्लेचर को आपने सस्पेंड कर दिया है या डिसॉल्व कर दिया, आगे देखेंगे कि क्या चीज होती है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं? तो भाई देखो, प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, कैन डिक्लेयर। अब यहां पे पार्लियामेंट इस पावर को डेलीगेट भी कर सकती है। पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट। किसको डेलीगेट करेगी? या तो प्रेसिडेंट को कर देंगी या फिर एनी अदर अथॉरिटी
स्पेसिफाइड बाय हिम। तो यहाँ पे पार्लियामेंट के पास डेलीगेशन की पावर होती है, या तो प्रेसिडेंट को कर देंगे या एनी अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम। ओके, अब पार्लियामेंट और इन केस ऑफ डेलीगेशन, ठीक है, यहां पे बेसिकली कर क्या रहे हो आप, स्टेट लिस्ट आइटम पे लॉ बना रहे हो। तो प्रेसिडेंट और एनी अदर स्पेसिफाइड अथॉरिटी कैन मेक लॉज कन्फरिंग पावर एंड ड्यूटीज ऑन द सेंटर। तो आप एग्जीक्यूटिव पावर कन्फर कर सकते हो किसको, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको। ये हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। ओके, तो अभी तक प्रैक्टिस क्या होती है, प्रेसिडेंट टू मेक लॉज फॉर द स्टेट इन कंसल्टेशन विद मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम दैट स्टेट। ओके, तो ये एक यूजुअल प्रैक्टिस है जो फॉलो की जाती है, एंड सच लॉज आर नोन एज प्रेसिडेंट्स एक्ट। ओके, उनको कहा जाता है प्रेसिडेंट एक्ट। तो बेसिकली यहां पे डेलीगेशन की पावर है, तो प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम दैट स्टेट वो लॉ बनाएंगे। ये एक प्रैक्टिस है जो फॉलो की जाती है। ओके, अब देखो इसके अलावा प्रेसिडेंट कैन ऑथोराइज, प्रेसिडेंट कैन ऑथोराइज अगर लोकसभा सेशन में नहीं है, क्या चीज ऑथोराइज कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर फ्रॉम स्टेट कंसोलिडेटेड फंड पेंडिंग इट्स सैंक्शन बाय द पार्लियामेंट। ओके, तो ये पावर मिलती है प्रेसिडेंट को। एंड देखिए, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस भी प्रमलगेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट असेंबली, ये पूरी पावर्स किसके हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में है। इसीलिए प्रेसिडेंट रूल, एंड प्रेसिडेंट का मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, अब देखो ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट और एनी स्पेसिफाइड अथॉरिटी, क्योंकि डेलीगेशन हो सकता है, कंटिन्यूज टू बी ऑपरेटिव इवन आफ्टर प्रेसिडेंट रूल। वहां पे क्या था, ड्यूरिंग इमरजेंसी, जैसे ही इमरजेंसी एंड हुई 6 मंथ उसके बाद इनऑपरेटिव हो जाएगा, जबकि यहां पे ऐसा नहीं है। इट विल बी ऑपरेटिव इवन आफ्टर प्रेसिडेंट रूल, बट इट कैन बी रिपील्ड, अल्टर्ड और री इनेक्टेड बाय स्टेट असेंबली। तो स्टेट असेंबली डिसाइड करेगी कि क्या करना है, वो रिपील कर सकती हैं, उसको चेंज कर सकती हैं, या फिर से उसको इनेक्ट कर सकती हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये सब हो गए कॉन्सिक्वेंसेस। हाई कोर्ट पे क्या इफेक्ट होगा भाई, कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, स्टेटस, पावर्स, फंक्शन ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट रिमेन सेम इवन ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था कि भाई ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है, एंड such articles will never be called into operation and that they would remain a dead letter। बट ये बन गया है क्या, डेडली वेपन। हालांकि अभी तो इतना नहीं होता है, बट फिर भी मोर देन 100 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया जा चुका है, मोर देन 100 टाइम्स। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े, चलो। अब देखो क्या इसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, तो यहां पे एसआर बॉम्बई केस इंपॉर्टेंट है। एसआर बॉम्बई केस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। तो ये क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। तो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। अब देखो द सब्जेक्शन वो क्या है, सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट must be based on relevant material। तो देयर शुड बी सम रिलेवेंट मटेरियल जिसके बेसिस पे प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो जुडिशरी यहां पे क्या करेगी, वो ये देखेगी कि रिलेवेंट मटेरियल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। वो ये नहीं चेक करेगी वेदर वेदर दैट मटेरियल इज करेक्ट और नॉट, तो उसकी करेक्टनेस में नहीं जाएगी। केवल ये देखा जाएगा कि मटेरियल, रिलेवेंट मटेरियल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ओके, द कोर्ट कैन नॉट गो इनटू द करेक्टनेस ऑफ मटेरियल और इट्स एडिकेसी। केवल ये देखा जाएगा कि रिलेवेंट मटेरियल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, एंड
द एक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट इफ इट इज बेस्ड ऑन इररिलेवेंट ग्राउंड। ओके, तो बस रिलेवेंट मटेरियल होना चाहिए, वो करेक्ट है या नहीं है वो अलग बात है, उसमें जुडिशरी जाएगी नहीं। ओके, तो इफ द कोर्ट होल्ड्स कि ये जो प्रोक्लेमेशन था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है, इट हैज पावर टू रिस्टोर द डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट एंड रिवाइव द लेजिस्लेटिव असेंबली इफ इट वाज सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड। तो दिस वाज एसआर बोम्बई केस, और इसके बाद काफी कम हो गया इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। अब देखो यहां पे एक पॉइंट और है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि स्टेट असेंबली शुड बी डिसॉल्व्ड ओनली आफ्टर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ठीक है, तो जब तक अप्रूवल नहीं हो रहा है आप केवल सस्पेंड कर सकते हो, आप डिसॉल्व नहीं कर सकते हो। तो दिस इज एसआर बॉम्बई केस। तो अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर ये है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, या तो सस्पेंड कर सकते हो या डिसॉल्व कर सकते हो। तो देखिए शुरू में केवल सस्पेंड करोगे, एंड जैसे ही पार्लियामेंट्री अप्रूवल आ जाए उसके बाद आप डिसोल्यूशन कर सकते हो। ओके, इन केस द पार्लियामेंट फेल्स टू अप्रूव द प्रोक्लेमेशन द असेंबली वुड गेट रीएक्टिवेटेड, क्योंकि सस्पेंड ही तो हुई है, डिसोल्व तो हुई नहीं। ओके, तो दिस इज एसआर बॉम्बई केस। अब देखो 52 एंड 56 में क्या डिफरेंसेस हैं, ये भी क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं। तो भाई यहां पे तो 3 ग्राउंड है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। यहां पे बेसिकली फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ये ग्राउंड है। देन सेंटर के पास कॉन्करेंट पावर आ जाती है, जबकि यहां पे एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट अज्यूम्ड बाय सेंटर। तो यहां पे सेंटर के हाथ में पावर आ गई, जबकि यहां पे कॉन्करेंट पावर है, मींस जो स्टेट असेंबली है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास भी पावर होती है। अब देखो इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी एंड पार्लियामेंट डेलीगेट नहीं कर सकती है, बट यहां पे पार्लियामेंट डेलीगेट कर सकती है। यहां पे बेसिकली पीरियोडिक अप्रूवल आपको चाहिए और इनडेफिनेट टाइम के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हो, जबकि यहां पे मैक्सिमम 3 इयर्स। ओके, नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट दिखता है फंडामेंटल राइट्स पे, बट प्रेसिडेंट रूल का कोई इफेक्ट नहीं होगा फंडामेंटल राइट्स पे। ओके, रिवोकेशन में लोकसभा के पास भी पावर है, जबकि यहां पे कोई पावर नहीं है। ओके, यहां पे देखिए स्पेशल मेजोरिटी आपको चाहिए इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, बट यहां पे सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाता है। तो ये सब बेसिक डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी द रिलेशनशिप ऑफ सेंटर विद ऑल स्टेट्स, उसमें आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, जबकि यहां पे ओनली विद द कंसर्न स्टेट जहां पे इमरजेंसी लगी है, प्रेसिडेंट रूल लगा है। ओके, सो ये डिफरेंसेस है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हमने डिस्कस तो कर ही लिया है। अब भाई अगला आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आज तक नहीं लगी है। ओके, क्या ग्राउंड्स है, आर्टिकल 360, अगेन प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट situation has arisen due to which financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened। तो फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे लगेगी फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्रेडिट ऑफ इंडिया वो खतरे में है तो। ठीक है, सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, डेफिनेटली हो सकता है। ओके, तो ये तो ग्राउंड्स हो गए। पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा विद इन 2 मंथ्स। ओके, दोनों हाउस का लेना पड़ेगा। ड्यूरेशन क्या है, वंस अप्रूव्ड कंटिन्यूज इनडेफिनेटली टिल इट इज रिवोक्ड। तो यहां पे पीरियोडिक अप्रूवल आपको नहीं लेना है। ओके, एंड सिंपल मेजोरिटी यहां पे यूज होगी अप्रूवल के लिए, एंड रिवोक कौन करेगा, प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, और यहां पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी काफी आसान सी है। ओके, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, देखो प्रेसिडेंट कैन गिव डायरेक्शन टू स्टेट्स टू ऑब्जर्व कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। भाई सही से पैसा यूज करो। ठीक है, प्रेसिडेंट डायरेक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा ही कैन इश्यू डायरेक्शंस टू रिड्यूस द सैलरीज अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग अंडर द स्टेट और द यूनियन।
तो दोनों के लिए ही हो सकता है, इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना। ऑल मनी बिल, फाइनेंशियल बिल पास्ड बाय स्टेट असेंबली कैन बी रिजर्व बाय फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। भाई पैसा नहीं है आपके पास, तो भाई सही से यूज करो उसको, ठीक है। तो मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, इन सबको रिजर्व कर दिया जाएगा फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन। तो ये इफेक्ट होते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के। और देखिए इसी के साथ ये जो तीनों इमरजेंसी है हमने डिस्कस कर ली है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे 44th अमेंडमेंट एक्ट, उसके थ्रू बहुत सारे सेफगार्ड्स ऐड किए गए थे। तो इसके पीछे कहानी है, वो कहानी मैं आपको बताता हूं। देखिए जो नेशनल इमरजेंसी है ना, अभी तक 3 टाइम्स इसको प्रोक्लेम किया गया। फर्स्ट इन 1962, सेकंड 1971 एंड थर्ड था 1975। यहां पे चाइनीज एग्रेशन था, यहां पे क्या हुआ था, अटैक बाय पाकिस्तान, एंड यहां पे इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब आप बोलोगे कि सर 1965 वो कहां गया, तो उस समय ऑलरेडी ये जो प्रोक्लेमेशन था ये फोर्स में था, इस वजह से अलग से प्रोक्लेम नहीं किया गया था। ओके, अलग से प्रोक्लेम नहीं किया गया था। अब देखो ये जो दोनों इमरजेंसी थी ये डिक्लेयर होती है ऑन ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, एंड दिस इज इंटरनल डिस्टर्बेंस। एंड यही सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही इंदिरा गांधी के टाइम पे थी, 1975। इट वाज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, ठीक है। एंड आफ्टर दिस इमरजेंसी इंदिरा गांधी इलेक्शन हार जाती हैं एंड जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। तो उन्होंने शाह कमीशन को अपॉइंट किया था। किसको? शाह कमीशन, टू इन्वेस्टिगेट। और इसने क्या इन्वेस्टिगेट किया कि ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है ये जस्टिफाइड नहीं थी। और इसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1978, और बहुत सारे सेफगार्ड्स इंसर्ट किए गए इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि ऐसी सिचुएशन फिर से ना आए, ये जो मिसयूज हुआ ये फिर से ना हो। ओके, तो ये पॉइंट भी आप एक बार देख लेना। ओके, और इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है इसको हम एंड करते हैं, इसको हम एंड करते हैं। ओके, एंड अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड जय हिंद।